हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आपको मेरी वोकेबलरी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला इडियम है एक्लीज हील्स। एक्लीज हील्स का मतलब होता है कमज़ोर कड़ी या फिर स्मॉल बट क्रिटिकल वीकनेस, ऐसी वीकनेस जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक्चुअली जो एक्लीज था वो एक योद्धा हुआ करता था जिसको बचपन में उसकी एडी से पकड़कर इस अमृत वाले पानी में उसको एक बार डुबकी लगवा दी जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा जो शरीर है वो अमर हो जाता है और सिर्फ जो उसकी एडी है वो रह जाती है। तो जब एक्लीज बड़ा होता है तो वो एक महान योद्धा बन जाता है जिसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है वो अमर होता है। बट एक युद्ध में क्या होता है कि उसकी जो हील्स होती है, जो उसकी एडी होती है, उस पर लग जाता है एक तीर, जिसकी वजह से एक्लीज उसी युद्ध में मर जाता है। यानी कि जो एक्लीज के जो हील्स होते हैं वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो एक्लीज हील्स का मतलब हो गया कमजोर कड़ी या फिर स्मॉल बट क्रिटिकल वीकनेस। दो ही वॉज अ गुड पर्सन, हिज शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज एक्लीज हील्स। भले ही वो कितना ही अच्छा पर्सन हो बट छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगला इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, जिसका मतलब होता है अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर एक यंग बॉय बना हुआ है बट इसका जो हेड है वो कैसा है, एक ओल्ड पर्सन का हेड है। और पर्सन जितना ज़्यादा ओल्ड होता है उसको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो हम कह सकते हैं अगर यंग शोल्डर्स पर एक ओल्ड हेड रख दिया जाए तो वो अपनी एज से ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा मैच्योर होगा। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब हुआ अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, या फिर अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। दैट बॉय वुड बिकम अ ग्रेट पॉलिटिशियन समडे एज ही क्लियरली हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। वो बच्चा एक दिन महान नेता बनेगा क्योंकि उसको अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा समझ है। अगला इडियम है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अपने मतलब के लिए कोई काम करना, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन्स। इस मुहावरे को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स क्या होता है। एक्स होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को हम ग्राइंड क्यों करते हैं, यानी उसकी धार तेज क्यों करते हैं, पेड़ काटने के लिए। और हम पेड़ क्यों काटते हैं, अपने निजी फ़ायदों के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए। हमें पता है कि उससे एनवायरनमेंट को इफेक्ट होगा बट हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एक्स है उसको हम ग्राइंड करके पेड़ों को काटते हैं अपने मतलब के लिए। तो यहाँ से एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो गया अपने मतलब के लिए कोई काम करना या फिर समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। द मिनिस्टर हैज़ नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, ही इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द इश्यूज फेस्ड बाय द विलेज। यानी कि उस मिनिस्टर का इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा है, उसका कोई अपना मतलब नहीं छुपा है, वो बस कंसर्न है विलेज के जो भी इश्यूज़ है उनको लेकर। अगला इडियम है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान काम, वेरी इजी टास्क टू डू। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे कि केक के पीसेस करना बहुत ही आसान काम होता है। तो हम सबको पता है केक के पीसेस करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क होता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे पीस ऑफ केक का मतलब आसान काम या फिर वेरी इजी टास्क टू डू। लर्निंग वोकेबलरी इज़ अ पीस ऑफ केक एज लॉन्ग एज यू फॉलो दिस चैनल रेगुलरली। यानी कि वोकेबलरी सीखना एक बहुत ही इजी टास्क है जब तक आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। अगला इडियम है बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब होता है आसान ऑप्शन या फिर बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन। अब सपोज़ आपको कोई दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक तो बेड जिस पे बहुत सारे रोजेज़ हैं और एक ऐसा बेड जिस पे बहुत सारे तार लगे हुए हैं। तो आप किस पे सोना पसंद करोगे, आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? आप सबसे ईजी ऑप्शन चूज़ करोगे, जो आपको सबसे कंफर्टेबल पोजीशन लगेगी आप वो चूज़ करोगे। तो यहाँ पे बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब हो गया आसान ऑप्शन या फिर कंफर्टेबल पोजीशन। मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, सो वेक अप अर्ली एंड गो टू वर्क। अब पैसा बनाना कोई आसान या फिर कंफर्टेबल टास्क नहीं है, इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रोज़ काम पर जाना पड़ेगा। अगला इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है जो कि कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल और समथिंग दैट विल नेवर हैपन। अब जैसे ही आप इस इडियम को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पिग्स फ्लाई, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वाकई में क्या पिग्स उड़ सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब हो गया जो काम कभी हो नहीं सकता या फिर इम्पॉसिबल और समथिंग दैट विल नेवर हैपन। आई आस्क्ड माई बॉस इफ आई कुड गो ऑन अ 2 month वैकेशन, ही सेड येस व्हेन पिग्स फ्लाई। यानी कि मैंने अपने बॉस से जब पूछा कि मैं 2 महीने की छुट्टी पर जा सकता हूँ, तो बोला कि हाँ व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स उड़ने लग जाएंगे तब आप जा सकते हो, यानी कि आप कभी नहीं जा सकते हो। डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, इसका मतलब होता है बारीकियों का ध्यान रखना या फिर टू टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल डिटेल्स। अब सपोज आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें कि आपको लिखना होता है, तो उसमें जो भी आप आई लिखोगे उस पर आप कभी भी डॉट लगाना नहीं भूलोगे और टी लिखोगे तो उस पर क्रॉस लगाना नहीं भूलोगे। इसका मतलब हुआ कि आप पूरी तरह लिखते टाइम डिटेल्स पर ध्यान दोगे, छोटी छोटी डिटेल्स आप नोटिस करोगे। आप ध्यान रखोगे कहीं आई पर डॉट तो मिस नहीं हो गया या फिर टी पर ये क्रॉस मिस तो नहीं हो गया है। तो डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज का मतलब हो गया बारीकियों का ध्यान रखना या फिर टू टेक केयर ऑफ स्मॉल डिटेल्स। आई हैड डॉटेड ऑल द आईज एंड क्रॉस द टीज, सो आई वंडर्ड व्हाई माई एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। अब मैंने तो अपनी सारी डिटेल्स पर ध्यान दिया था एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, बट फिर भी मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो गया। अगला इडियम है ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि समझने में कठिन, समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड। अब सपोज आपको कोई ग्रीक लैंग्वेज में एक लेटर लिख के दे देता है या फिर ग्रीक लैंग्वेज में आपसे कोई बातचीत करता है, तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑल ग्रीक टू मी का मतलब हो गया समझने में कठिन या फिर समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम टू मी बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। उसने गेम के रूल समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी पर मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अगला इडियम है अहेड ऑफ द कर्व। अहेड ऑफ द कर्व का मतलब होता है सबसे अच्छा या फिर बेटर देन अदर्स। अहेड ऑफ द कर्व को आप कुछ ऐसे याद रखिए, सपोज जो ये रेसिंग ट्रैक वगैरह होते हैं कैसी शेप होती है इनकी, ऐसे कर्व शेप होती है। अब जो भी इस कर्व ट्रैक पर सबसे अहेड होगा, सबसे आगे होगा, वही तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा या सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो अहेड ऑफ द कर्व का मतलब हो गया सबसे अच्छा या फिर बेटर देन अदर्स। हिज फैशन डिज़ाइंस आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, यानी कि उसकी फैशन डिज़ाइन जो भी है वो सबसे बेटर है। अगला इडियम है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है जिसका रोल या फिर इम्पोर्टेंस कम हो किसी और की तुलना में। टू हैव लेस इम्पोर्टेंस देन समवन एल्स, या फिर सबऑर्डिनेट पोजीशन हो, एक नीचे की पोजीशन हो। तो प्ले सेकंड फिडल को हम ऐसे याद रखेंगे, जो फिडल है हम उसको बोलेंगे फील्ड। अब फील्ड पर मुझे सेकंड नंबर पर भेजा गया। अब सपोज हम किसी प्लेयर को फील्ड पर सेकंड नंबर पर भेजते हैं और किसी को फर्स्ट नंबर पर भेजते हैं, तो हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फर्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जिसको सेकंड नंबर पर भेजा उसको इंपॉर्टेंस हम कम दे रहे हैं, उसका रोल कम है। तो यहाँ से हम याद करेंगे प्ले सेकंड फिडल का मतलब जिसका रोल या इंपॉर्टेंस कम हो किसी और की तुलना में, या फिर टू हैव लेस इंपॉर्टेंस देन समवन एल्स और सबऑर्डिनेट पोजीशन। ही इज़ गुड प्लेयर एंड शुड नॉट बी प्लेइंग सेकंड फिडल टू एनी अदर प्लेयर, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है और उससे किसी भी दूसरे प्लेयर से कम नहीं समझना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग लेक्चर। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाकर सारी पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।